हेलो, दिस इज़ लेक्चर 11। इसमें हम लोग एनकरेज लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं एनकरेज लेंथ कब प्रोवाइड करी जाती है। एनकरेज लेंथ प्रोवाइड करने का मतलब होता है जब हम लोगों को रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ नहीं मिल पाती है। डेवलपमेंट लेंथ होती है मिनिमम लेंथ ऑफ रिबार रिक्वायर्ड इनटू द सपोर्ट। मान लीजिए हमारे पास एक बीम है जो कि एक 300 mm विड्थ के सपोर्ट में पेनिट्रेट कर रही है एंड ऑन कैलकुलेशन वी गेट द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ वैल्यू इज इक्वल टू 200 mm. सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू प्रोवाइड द एनकरेज. But in another case, on calculation, we get the required development length is equal to 400 mm, which is greater than the width of the support. So in that case, we have to provide the anchorage in the main reinforcement of the beam. तो क्लॉज 26.2.2.1 बोलता है एनकरेज वैल्यू ऑफ ए बेंड शैल बी टेकन एज 4 फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 16 फाई ऑफ बार। इसका ये मतलब हुआ कि हर 45 डिग्री बैंड पे जो एनकरेज लेंथ होगी वो 4 होगी। मान लीजिए हमारे पास ये रॉड है, अब हमने इसको यहाँ से एनकरेज किया 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ 45 डिग्री पे हमने एनकरेज किया, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 होगी। अब हमने फिर मान लीजिए इसको किया, एनकरेज किया, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई 4 फिर हो गई, फिर 45 डिग्री से हमने किया है। अब इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये 8 हो गई। अब मान लीजिए हमने 135 पे कर दिया, 135 पे कर दिया, तो अब फिर हमने 4 जोड़ दिया, यहाँ कितना हो गया 135, तो कितनी लेंथ हो गई 4 प्लस 4 प्लस 4 12। और मान लीजिए हमने 180 पे कर दिया इसको, 180 पे करने पे फिर ये 4 जुड़ गया, और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 180 डिग्री के लिए 4 × 16 16 हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ 45 डिग्री पे 4 90 डिग्री पे 8 और 180 डिग्री पे 16 की एनकरेज लेंथ हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन कोड यहीं पर एक चीज़ और बोलता है कि जब हम लोग एनकरेज लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो जो भी लेंथ एनकरेज लेंथ आएगी, इक्विवेलेंट एनकरेज लेंथ आएगी, उससे 4 का हम लोग एक्सटेंट और देंगे। मान लीजिए हमने 180 डिग्री का वो एनकरेज प्रोवाइड किया जो 16 जिसकी लेंथ थी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सरिया को यहीं ख़त्म कर दें, हम इसमें 4 और ऐड करेंगे। ये 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जब हमको कैलकुलेशन में एनकरेज लेंथ की वैल्यू दिखानी होगी तो वो हम लोग दिखाएंगे 16 ही, लेकिन हम लोग साइट पर इसको 4 एक्सटेंड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। कोड ये बोलता है कि जो हम लोग हुक्स बनाएंगे वो सिर्फ माइल्ड स्टील के बनाएंगे, वो हम लोग Fe415 या Fe500 नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन परसेंटेज उनमें ज़्यादा होने की वजह से उनकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, वो इतने डक्टाइल नहीं होते। सेकंड चीज़ कोड ये बोलता है कंप्रेशन में हुक्स बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए ये सपोर्ट है और इसमें हम लोग एनकरेज लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ये बीम का, और यहाँ से हमने एनकरेज लेंथ प्रोवाइड किया, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो आ रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो इस हुक को प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोड ये बोलता है। जो सेकंड चीज़ जो कोड बोलता है 90 डिग्री के बैंड पर जो एक्सटेंशन होगा बार्स का वो 85 से कम नहीं होना चाहिए, 135 डिग्री के बैंड पर एक्सटेंशन 65 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री के बैंड पर एक्सटेंशन 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बीम का सेक्शन है और हम लोग इसमें जो स्टिरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्टिरप है। अब जब हम लोग 90 डिग्री का बेंड देंगे, ये मान लीजिए हमने 90 डिग्री का बेंड दिया, अब ये जो एक्सटेंशन है ये हमारा 85 से कम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए या फिर हमने 135 का दिया, तो जो हमारा एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 65 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमने 180 डिग्री का एक्सटेंशन दिया तो ये जो एक्सटेंशन है 180 डिग्री का बेंड दिया, तो ये जो एक्सटेंशन है वो 4 से कम नहीं होना चाहिए, ये वाला एक्सटेंशन 4 से कम नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए बार। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास बीम है 1.5 मीटर की और हमारे पास जो बार्स हैं वो बस 1 ही मीटर की हैं, तब हम लोग उस बीम में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो इसके कुछ प्रोविजंस कोड ने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जो बोला है स्प्लाइसिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब स्प्लाइसिंग उस सेक्शन पे नहीं करनी चाहिए जहाँ पे जिस सेक्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा हो। सेकंड चीज़ कोड बोलता है स्लाइसिंग शुड बी डन इन स्टैगर्ड मैनर, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही सेक्शन पे हम लोग स्लाइसिंग करते चले जा रहे हैं, हमें आगे पीछे स्लाइसिंग करनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक पहली स्प्लाइसिंग करी, तो अब ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग यहीं पे ही अगली स्प्लाइसिंग करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर अगली स्प्लाइसिंग करनी चाहिए, कोड ये बोलता है।
नेक्स्ट चीज़ क्या है, मूवमेंट ऑफ सेक्शन वेयर स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड शुड बी स्मॉलर देन हाफ ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका ये मतलब है जिस सेक्शन पे हम लोग स्प्लाइसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे उसका आधे से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ओनली 50% ऑफ AST बार्स कैन बी स्प्लाइस्ड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे सिर्फ 50% बार्स ही स्प्लाइस करी जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट है, इफ़ मोर देन 50% बार्स नीड टू स्प्लाइस एट ए पर्टिकुलर सेक्शन और स्प्लाइसिंग नीड टू डन एट ए सेक्शन ऑफ ए मैक्सिमम स्ट्रेस। इसका ये मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा है कि हमें 50% से ज़्यादा बार्स किसी सेक्शन पे स्प्लाइसिंग करनी ही पड़ रही है या फिर हमें ऐसी जगह पे स्प्लाइसिंग करनी जा रही है जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है, तो कोड हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोलता है, जिसमें से पहला है इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए लैंप। मतलब हमें जो लैपिंग लेंथ है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइरल और क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रिप्स अराउंड द लेंथ ऑफ स्प्लाइस। इसका ये मतलब है कि जो सबसे पहली तो चीज़ ये कि हम लोग जो स्पाइरल कर रहे हैं स्प्लाइसिंग के लिए, उस पर जो तार लपेट रहे हैं उसके राउंड बढ़ा देने चाहिए। और दूसरी चीज़, जहाँ पे स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमें स्टिरप्स को पास कर देना चाहिए, उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो घटा देनी चाहिए। नेक्स्ट है लैप स्प्लाइसेस। लैप स्प्लाइसेस के लिए आइस कोड रिकमेंड करता है जिन बार्स की हमें लैप स्प्लाइसिंग करनी है उनका डाया 36 mm से कम होना चाहिए। अगर 36 mm से डाया ज़्यादा है तो हमें वेल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर वेल्डिंग प्रोहिबिटेड है तो हमें एडिशनल स्पाइरल्स उस लैपिंग जोन पर प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट है स्टैगर्ड स्प्लाइसिंग ऑफ ए बार। स्टैगर्ड स्प्लाइसिंग मतलब एक सेक्शन पे ही हम लोगों को स्प्लाइसिंग नहीं करनी होती है, डिफरेंट सेक्शन पे स्प्लाइसिंग करनी होती है। और जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कोड ये बोलता है कि मान लीजिए हमने इन दोनों बार्स की स्प्लाइसिंग करी है, हमने फिर इन दोनों बार की स्प्लाइसिंग की है, तो इन दोनों स्प्लाइस्ड एरिया के बीच से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 1.3 L से बड़ी होनी चाहिए, जहां L है जो स्प्लाइसिंग की लेंथ है वो है। नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को स्प्लाइसिंग करनी है 2 बार्स की तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हम लोगों ने इसमें दिखा दिया है। स्प्लाइसिंग के लिए हमेशा बार को थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए जिसकी स्लोप 1/6 होनी चाहिए, जहाँ पे और स्पाइरल के लिए जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं उसका डाया 6 mm होना चाहिए, जो कि 100 mm पिच पे हम लोग जिसको कि बांधेंगे। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग। सबसे पहला जो केस है वो है फ्लेक्सुरल टेंशन का, मतलब बेंडिंग की वजह से टेंशन आ रही है। तो जो लेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग है शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 35। मतलब डेवलपमेंट लेंथ या 35 में से जो ज़्यादा हो उससे कम नहीं होनी चाहिए इस लेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग। अगर डायरेक्ट टेंशन आ रही हो, मतलब सिर्फ डायरेक्ट टेंशन लग रही हो, बेंडिंग की वजह से नहीं टेंशन हो, डायरेक्ट टेंशन लग रही हो, तो जो लेंथ ऑफ स्प्लाइसिंग शुड नॉट बी लेस देन द मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 35। नेक्स्ट है द स्ट्रेट लेंथ ऑफ ए लैप शुड नॉट बी लेस देन द मैक्सिमम ऑफ 15/5 और 200 mm। इसका ये मतलब है जैसे मान लीजिए हमने स्प्लाइसिंग करी, अब स्प्लाइसिंग पे हमने थोड़ी थोड़ी स्लोप दी, तो जो स्ट्रेट लेंथ है जो ये भी अब इस स्लाइसिंग के बीच की जो लेंथ है वो 15/5 या 200 mm में जो ज़्यादा हो उसके बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है when bar of 2 different dia are need to be spliced then we consider the small dia bar for calculating the length of splice। इसका ये मतलब है मान लीजिए हमने 10/5 की एक बार पकड़ी और दूसरी हम लोग 8/5 की बार पकड़ के स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो कैलकुलेशन में जिस 5 को यूज़ करेंगे वो 8/5 वाले को यूज़ करेंगे, ना कि 10/5 वाली बार को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।